Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. That is more than a subject. I hope so that you must be enjoying the subject, and whatever things I am telling you, that how you can learn the scientific name, how can you make the project file on the coronavirus, okay? So then please go in the sequence, and whatever lectures of my class 12th are there, if you want to get to know about so many things about the diseases, about the health, then you can watch those videos also. You can type the class 12th human health and disease or unit 3, then you can have those lectures also for of class 12th. So if you get to know about so many things about the diseases, about the symptom, then प्लीज़ यू वॉच दोज वीडियोज़, उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर द क्लास 11th। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको पता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें मोनेरा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, और तुम्हें पता है बैक्टीरिया इज़ अ मेन एग्जाम्पल, मेन ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोनेरा। तो उसके पहले सबसे पहले अपने मोटिवेशनल थॉट की तरफ बढ़ते हैं कि मोटिवेशनल क्या है। देखो, मोटिवेशनल जो लाइंस होती हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ बताती हैं कि हम कैसे जो है आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं मोटिवेशनल लाइन अपने आप से खुद को मतलब आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है। देखो कितनी अच्छी लाइन है, योर एक्सक्यूजेस आर नॉट important than your dream। आपके जो एक्सक्यूज़ेस है ना, वो आपके ड्रीम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप कभी भी एक्सक्यूज़ेस मत दीजिए कि सर आज हम तो वीडियो नहीं देख पाए, आज हम पढ़ नहीं पाए, आज ऐसा हो गया वैसा हो गया। अगर आप, ठीक है, आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम है, इंटरनेट नहीं चल रहा, ऐसी दिक्कत है, ठीक है, लेकिन आप लर्निंग ज़रूर करिए। आप किसी भी डे को स्पॉयल, मतलब उसको ख़राब मत जाने दीजिए, ब्लैंक ना जाने दीजिए। कुछ ना कुछ इस फील्ड में ज़रूर सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। कंफर्म है आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं। येस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द बैक्टीरिया, शेप, साइज़, और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। देन आई टोल्ड यू अबाउट द आर्की बैक्टीरिया। मैंने आपको आर्की बैक्टीरिया के बारे में बताया था। रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया डिस्कस हो गया था, हाँ, रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। फिर ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये भी हो गया था, हाँ। ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं। देखो जैसे मैंने बताया था ना, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था वूज। वैसे तो आर एच व्हिटेकर ने कितना किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम, उन्होंने 5 दिया था। वूज ने क्या किया कि मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो मोनेरा इन्होंने बताया था आर एच व्हिटेकर ने, उसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट में एक तो है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, और एक होता है यू बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो जहाँ पे भी यू वर्ड आ जाए, जैसे यू कैरियोटिक, तो यू कैरियोटिक के पहले भी ईयू आ रहा है, तो ईयू का मतलब वहाँ पे क्या हो गया, बायोलॉजिकली मतलब हम मीनिंग निकाल सकते हैं। ईयू का मतलब हो गया वेल डेवलप, ठीक है। ट्रू भी बुला सकते हो, मतलब ईयू को आप जो है कहीं पे भी, जैसे अगर यू कैरियोटिक लिखा है, यू कैरियोटिक, तो जैसे मैंने बताया ना, बायोलॉजी बहुत इजी है। जहाँ पे भी आप कैरियोटिक वर्ड आ जाए, उसका मतलब होता है रिलेटेड टू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है। और जहाँ पे ईयू वर्ड आ जाए, इसका मतलब होता है ट्रू, ठीक है। अब देखो ट्रू न्यूक्लियस, आपको पता है ना, प्रोकैरियोट डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, और इसी को वेल डेवलप भी बुलाते हैं। आपको यू को वेल डेवलप भी बुला सकते हो। तो देखो, और आर्की, जहाँ पे भी आर्की वर्ड आ जाए, उसका मतलब क्या है, प्रिमिटिव, नॉट मतलब बहुत एडवांस नहीं होते, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। अब देखो प्रिमिटिव क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दे कैन सर्वाइव इन हार्श। इनको आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को किस बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशल फीचर, क्योंकि इनके पास स्पेशल फीचर है। आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट दे कैन सर्वाइव इन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि हम जो है क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सोचते हैं, अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देंगे तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बैक्टीरिया 100 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, समझ में, ठीक है। सॉल्टी कंडीशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्टी कंडीशन है, वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ ऐसे मतलब कंडीशन होती हैं जहाँ पे और ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बुलाते हैं, आर्की बैक्टीरिया बुलाते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है और वो हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है, तो उसके पीछे सबसे पहला एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, उसकी मेटाबॉलिज्म। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बैक्टीरिया एक ऐसा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जो मेटाबॉलिज्म के लेवल पे उसमें काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्स है ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म।
तो अगर इफ़ एनी ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म मेटाबॉलिक प्रोसेस इन वट एवर कंडीशन, देन दैट ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, वो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। लाइक एस व्हेन द समर, जब ऐसे टेम्परेचर बढ़ता है तो व्हाट हैपन्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होती है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे समर आती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उनको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर हम 40 से लेके 50 डिग्री में ये कंडीशन है, तो सोचो अगर हम 100 डिग्री पे चले जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, सेम एज जैसे हम लैंड पर रहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम अपहिल जाते हैं, बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, फिर भी हमारी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होती है। अब वो अलग बात है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्होंने अडाप्ट कर रखा है वहाँ के लिए, लेकिन अगर हम जाते हैं तो हमारी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होती है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हाइयर मतलब लोअर टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल कैसे है, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। स्पेसिफिक एंजाइम्स मतलब बायोकैटलिस्ट, बायोमैकेनिक्स बोल सकते हैं। बायोमैकेनिक्स इनकी बहुत स्पेशल टाइप की हो सकती है, दैट्स वाई दे कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, इसलिए हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था ना कि आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होती, इनके ऊपर लेयर होती है, कि कभी लिपिड की लेयर होती है, कभी किसी केमिकल की लेयर होती है, वो इनको उस हार्श कंडीशन में प्रोटेक्ट भी करती है। समझ में आया। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में ये भी एक डिफरेंस है कि यू बैक्टीरिया में आपको यू विल गेट द सेल वॉल, प्रॉपर सेल वॉल आपको मिलेगी, दैट विल बी मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, जो आपको मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया विल नॉट हैव द प्रॉपर सेल वॉल, उसके पास सेल वॉल नहीं होगी, उसके पास कोई और केमिकल्स की कवरिंग होगी, जैसे मैंने कल भी बताया था लिपिड की चेन होती है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हाउ द आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, नाउ यू कैन गिव द आंसर, आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब देखो आर्की बैक्टीरिया के बेस मतलब उनके जो हैबिटेट है ना, उनके बेसिस पे हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मिथेनोजन, मिथेनोजन बैक्टीरिया का नाम नहीं है, याद रखना। ठीक है, मिथेनोजन ग्रुप है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में। ठीक है, दीज बैक्टीरियम ये एनारोबिक कंडीशन होती है। आपको पता है जो गोबर गैस जो बनती है, गोबर में क्या होता है, गोबर मतलब काउडंग में क्या होता है, मिथेनोजन बैक्टीरियम होते हैं। तो एक्चुअली यही बैक्टीरियम सेलुलोजिक जो पार्ट होता है उसको डिकम्पोज करते हैं, मतलब उसको डिग्रेड करते हैं। तो तुम्हें पता है जो कैटल होती है वो क्या खाती है, सेलुलोज खाती है। तो सेलुलोजिक मटेरियल को ये क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और यही बैक्टीरिया उस काउडंग में प्रेजेंट होती है। तो काउडंग को जब हम बहुत दिन तक रखते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। ये फर्मेंटेशन किसकी वजह से हो रहा है, मिथेनोजन ग्रुप ऑफ बैक्टीरियम की वजह से हो रहा है, और वहाँ से एक गैस रिलीज होती है जिसका नाम होता है मीथेन गैस। ठीक है, ऐसे जो ये फीकल मैटर होते हैं उनका जब फर्मेंटेशन होता है तो मीथेन गैस रिलीज़ होती है। मीथेन गैस पॉइजनस भी होती है। आपने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल पढ़े होंगे कि जो सेप्टिक टैंक होते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस पढ़े हैं ना आपने न्यूज़पेपर में, कि दिल्ली में एक ऐसा केस था कि 3 या 4 जो मतलब वो वर्कर थे जो ये सैनिटेशन को साफ़ करते हैं, मतलब जो ये टैंक वगैरह को साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं। ठीक है, तो वो जो वर्कर थे वो गए और सेप्टिक टैंक में गए और उनकी डेथ हो गई। तो एक्चुअली डेथ क्यों हो गई, क्योंकि वहाँ पे जो पॉइजनस गैस होती है वहाँ पे भी फीकल मैटर होता है, तो वो पॉइजनस गैस वहाँ पे ज़्यादा बन जाती है। और उनको कोई प्रोटेक्शन मेज़र तो दिए नहीं जाते कि हाँ भाई मास्क दिया जाए, प्रॉपर उनकी बॉडी को कवर किया जाए तब भेजा जाए। तो बेचारे वो तो वेगस पे होते हैं तो वो तो चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कि उन वर्कर्स को भी प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत होती है। तो होता क्या है, मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। मीथेन गैस हाईली इन्फ्लामेबल होती है, तो इसको हम एज अ कुकिंग गैस की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो ये कर सकते हैं, दैट इज़ मिथेनोबैक्टीरियम। आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि गिव द एग्जांपल ऑफ मिथेनोजन, तो मिथेनोजन मैंने बताया ना बैक्टीरिया का नाम नहीं है, लेकिन मिथेनोबैक्टीरियम नाम है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया पहला मतलब पार्ट हो गया आर्की बैक्टीरिया का। नाउ कम टू द सेकंड, हेलोफाइल्स। अब ये वाला हेलो नहीं है, हेलो हेलो जो बोलते हैं। ठीक है, हेलोफाइल्स मतलब आपने आई थिंक केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि हेलोजन ग्रुप्स होते हैं। हेलोजन ग्रुप मतलब उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारी चीज़ें आ जाती, तो वहीं से ये बना है हेलोफाइल्स। ऐसे मीडियम मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं ऐसे मीडियम में भी रह सकते हैं जहाँ पे सॉल्ट रिच मीडियम हो, बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो। ठीक है, जैसे वहाँ पे अगर क्लोरीन बहुत ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में रह सकते हैं। तो एक्चुअली वो करते क्या हैं कि वहाँ पे उन केमिकल मीडियम में रह के दे ट्रैप द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, उनके पास कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं, जैसे आपने सल्फ़र बैक्टीरिया या पर्पल बैक्टीरिया के बारे में मैंने बताया था ना, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ये इनके पास कुछ पिगमेंट होते हैं जो इनके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं, और ये फूड का सिंथेसिस नहीं करते, उससे एनर्जी का सिंथेसिस डायरेक्ट कर लेते हैं।
जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी ले लिया है, हेलोकोकस और हेलोबैक्टीरियम, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द हेलोफाइल्स। तो देखो दो कंडीशन आपको पता लगी, एक कंडीशन ऐसे पता लगी कि काऊ डंग में एनारोबिक कंडीशन है, ठीक है। अब तुम कह सकते हो सर काऊ डंग में या फीकल मैटर में और भी बैक्टीरिया रह सकते हैं, चलो ठीक है, कंसीडर कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्टी एरिया में रह रहा है, तो सॉल्टी एरिया में तो मोस्टली बैक्टीरिया तो रह ही नहीं सकते भाई। आप पिकल को कैसे प्रिजर्व करते हो, उसको सॉल्ट में मतलब रैप करके ना, ठीक है, यही तो करते हैं। तो इसका मतलब ये बैक्टीरिया सॉल्टी कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, थर्मो एसिडोफिल्स। अब देखो थर्मो एसिडोफिल्स का मतलब यहाँ थर्मो एसिडोफाइल्स सॉरी प्रोनाउंस करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं, सल्फ़र स्प्रिंग में भी रह सकते हैं जहाँ पे सल्फ़र वगैरह का ज़्यादा वो होता है, ठीक है। तो एट अ टेम्परेचर अबाउट 80 डिग्री, इसको आप 100 डिग्री भी कर सकते हो, 100 डिग्री, ठीक है, और एरोबिक कंडीशन में रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, सल्फ़र मतलब आपको पता है ना जहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा सल्फ़र भी ज़्यादा होगा, तो ये क्या करते हैं, सल्फ़र को सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर देते हैं। अंडर एनारोबिक कंडीशन सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस सल्फ़र टू हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये मैंने एक रिएक्शन लिख रखी है, इस रिएक्शन से आप समझ सकते हो कि सल्फ़र होता है ऐसी कंडीशन में, वाटर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, एरियोबिक बैक्टीरिया होते हैं, तो ऑक्सीजन की हेल्प लेते हैं, और ये क्या बना लेते हैं, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, और जो एनर्जी मिलती है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड हम इसका कॉमर्शलाइजेशन करते हैं, अपने कॉमर्शियल पर्पज़ में यूज़ ले सकते हैं, और एनर्जी बैक्टीरिया यूज़ कर लेगा। समझ में आया? तो कुछ एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखे हैं, पायरोकोकस और थर्मोप्लाज्मा। समझ में आ गया कि नहीं? थर्मो एसिडोफाइल्स मतलब जो टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाए और जो सल्फ़र कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाए, जहाँ पे सल्फ़र ज़्यादा होता है। तो ये एक्चुअली सल्फ़र को एज अ सबस्ट्रेट लेने लगते हैं, जैसे हमारी सेल्स ग्लूकोज लेती है ऐसे ही सल्फ़र ले लेते हैं, सल्फ़र को लेके सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर लेते हैं, उससे एनर्जी रिलीज़ करवा लेते हैं, एनर्जी को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। समझ में आया? तो ये 3 कैटेगरी हो गई किसकी, आर्की बैक्टीरिया की। हाइयर टेम्परेचर पे भी रह सकता है, देखो लोअर टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हो, लोअर टेम्परेचर वाले बैक्टीरिया भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि थर्मो एसिडोफिल्स, फाइल्स, हेलोफाइल्स और मेथेनोजन, ये 3 कैटेगरी हो गई आर्की बैक्टीरिया की, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया जैसे मैंने अभी बताया ना कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जो प्रिमिटिव आर्की, जो ऐसा माना जाता है कि जब लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ तो जो सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अर्थ पर ओरिजिनेट हुए होंगे वो आर्की बैक्टीरिया होंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम अर्थ पर जो कंडीशन थी वो फेवरेबल कंडीशन नहीं थी, वो क्रिटिकल कंडीशन थी, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहा होगा, हो सकता है कि वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स भी रहे हों। तो ये माना जाता है, ऐसा प्रूव भी हुआ है कि जो प्रोकैरियो आर्की जो बैक्टीरिया हैं ये प्रिमिटिव मतलब ये बहुत ओल्डेस्ट बैक्टीरिया हैं, सबसे पुराने बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया हैं। यू बैक्टीरिया उन्हीं से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, जो आपकी कंडीशन में पाए जाते हैं। जैसे 1000 ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, इनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है, फ्लैजिला होती है, मतलब इनके पास जो एडवांस कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमने अभी पढ़े हैं वो होते हैं। समझ में आया? तो यू बैक्टीरिया को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी? एक तो साइनो बैक्टीरिया है, ठीक है, साइनो बैक्टीरिया, साइनो मतलब यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी से है, ठीक है। बहुत पहले इनको उठा के प्लांट में क्लासीफाई कर दिया था, लेकिन ये प्लांट में तो रह नहीं सकते क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, परफॉर्म तो करते हैं सेम एज द प्लांट, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, लेकिन ये क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं, इसीलिए इनको अलग से ग्रुप दिया गया साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया में ही सब ग्रुप है साइनो बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी आपने बहुत जूनियर क्लासेस से 8th 9th से पढ़ते आ रहे हो कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को लगता था ये तो एल्गी हैं, एक्चुअली ये बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि ये एल्गी की तरह परफॉर्म करते हैं फंक्शन, इसीलिए इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बुलाते हैं। समझ में आ गया? तो साइनो बैक्टीरिया होता है। दूसरे आप बैक्टीरिया पढ़ोगे, साइनो बैक्टीरिया के बाद पढ़ोगे आप कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही, ठीक है, जब हमने न्यूट्रिशन डिस्कस किया था तो वहाँ पे मैंने कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में बताया था कि ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं और भी केमिकल्स को लेके इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑर्गेनिक केमिकल में चेंज कर लेते हैं, तो इसलिए इनको हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। और जो लास्ट आप पढ़ोगे दैट विल बी हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब हेट्रोट्रॉपिक मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि हेट्रोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, द बैक्टीरिया विच कैन नॉट मेक देयर, मतलब कोई भी केमिकल या कोई भी फूड सिंथेसाइज नहीं करेंगे, दे विल डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो गया। समझ में आ गया? तो यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया है वो डिफरेंट कंडीशन मतलब उसकी जो नेचर है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बेसिस पे हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है साइनो बैक्टीरिया।
ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ग्राम पॉजिटिव, आपको पता है ना, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, तो ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको एल्गी का नाम दे दिया, क्योंकि एल्गी भी मॉइस्ट कंडीशन में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में हो सकते हैं, पोलर रीजन में हो सकते हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये पाए जाते हैं। अब तुम कहोगे सर इनको आर्की बैक्टीरिया में क्यों नहीं क्लासीफाई किया गया, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया में जो वो स्पेसिफिक है, अब वो फोटोसिंथेसिस तो नहीं शो कर रहे हैं। जो आर्की बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया जो ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस शो नहीं कर रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी शो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इनके अंदर एडवांसमेंट है, इनके पास सेल वॉल भी होती है, ठीक है। तो इन्हीं दो कुछ रीज़न की वजह से हमने इसको आर्की बैक्टीरिया में नहीं रखा है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और कॉलोनियल। अब देखो वैसे तो बैक्टीरिया, अब तुम कहोगे इस बैक्टीरिया सर कॉलोनी का मतलब क्या होता है? अरे भाई कॉलोनी का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक पर्सन रह रहा है, ठीक है, अगर कहीं पे किसी प्लेस पे एक पर्सन है, अब इसके साथ ऐसे बहुत सारे ढेर सारे लोग रहने लगे, तो उसको क्या बुलाते हैं हम? कॉलोनी बुलाते हैं, इसको मल्टी सेलुलर नहीं बुलाएंगे। तो कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है कि बैक्टीरिया कहीं स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बना होता है कहीं, तो स्टूडेंट सोचते हैं ये तो मल्टी सेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर नहीं है, ये बैक्टीरियल सेल की कॉलोनीज़ हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ जब रहने लगते हैं तो उसको बुलाते हैं कॉलोनीज़, ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म में, फिलामेंटियस फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन होते ये यूनिसेलुलर ही हैं, मल्टी सेलुलर नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कॉलोनी सराउंडेड। अब इनकी जो कॉलोनीज़ होगी वो क्या होगी? वो किससे सराउंडेड होगी? म्यूसिलेजिनियस शीट से। देखो नेक्स्ट डायग्राम में मैंने देखा रखा है, ये बैक्टीरियल सेल्स की कॉलोनीज़ है, मतलब ये जो एक एक दिख रहा है ये बैक्टीरियल सेल है। इन बैक्टीरियल सेल के ऊपर तुम देखो तो एक लेयर दिख रही है म्यूसिलेजिनियस शीट, ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होती है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना म्यूसिलेजिनियस लेयर का या शीट का, ठीक है। उसके बाद ये एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है जिसका नाम है नॉस्टॉक। ये एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, मतलब एक टाइप के कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पार्ट तुम्हें दिख रहा है हेट्रोसिस्ट। इन बैक्टीरिया में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इसी हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो इसी पार्ट में होता है, ठीक है। कभी कभी ये जो हेट्रोसिस्ट होता है ना, इसके आगे ये जो सेल्स हैं ये, ठीक है, ये सेल्स हैं। अब अगर आप इसको मत देखो, ये हटा दो, ये जो हेट्रोसिस्ट है इसके ये जो सेल्स दिख रही हैं इनको बोलते हैं हॉर्गोनिया। हॉर्गोनिया, हॉर्गोनिया, हारमोनियम नहीं बोलना, हॉर्गोनिया है, ठीक है। तो हॉर्गोनिया होती हैं। तो होता क्या है कि ये जो सेल्स है ना, ये इनके नंबर बढ़ने लगते हैं। जैसे यहाँ पे अभी एक है, फिर यहाँ पे और नंबर इनके बढ़ जाएंगे, और नंबर बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से जो हेट्रोसिस्ट है वो जो ये सेल्स है ना, बैक्टीरियल सेल्स है ना, इनके नंबर को इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करता है। इनडायरेक्टली कह सकते हैं रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है हेट्रोसिस्ट। समझ में आया? हेट्रोसिस्ट बेस प्रोवाइड कराता है, उसी पे बहुत सारे जो सेल्स हैं, ठीक है, जो हॉर्गोनिया होते हैं, हॉर्गोनिया मतलब सिंगल सेल्स जो होती हैं बैक्टीरियल की, वो धीरे धीरे डेवलप होती हैं। तो हेट्रोसिस्ट का मेन फंक्शन क्या है? वो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। कुछ बैक्टीरिया में ये पार्ट देखा जाता है, जैसे नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये क्या हो गए? सेल्स हो गई, ये बहुत सारी सेल्स मिलके बैक्टीरियल कॉलोनियल फॉर्म बना लिया इन्होंने, ठीक है। कॉलोनियल फॉर्म बना लिया, उसके ऊपर एक लेयर होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है, दैट इज़ नोन एज म्यूसिलेजिनियस लेयर। तो ये एक साइनोबैक्टीरिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, समझ में आया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसके बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ भी रखा है कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब कोई ना कोई केमिकल का सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। तो दीज बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया एंड यूज़ देयर, जो उनसे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको एटीपी के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। आप जब नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एक चैप्टर पढ़ोगे उसमें आपको पता लगेगा, आप उसके प्रोसेस को पढ़ोगे कि हाउ द नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक प्लेस। तब तक के लिए आप ये जानते रहो कि जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, कैसे करते हैं ये हम वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं? अब क्योंकि अभी आपने यहाँ ये भी पढ़ा कि ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। एक्चुअली ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो सॉयल बैक्टीरियम होते हैं, ये प्लांट के रूट से लग जाते हैं या सॉयल में रहते हैं, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ये उसी प्रोसेस को आगे प्रोसीड करने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से आ गई वो दोबारा फिर तो एटमॉस्फेयर को जाएगी, फिर से एटमॉस्फेयर को जाएगी। तो ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं।
तो इसीलिए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया थोड़ा सा साइनोबैक्टीरिया मतलब और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है उनसे थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है। ठीक है, जब आप प्रोसेस पढ़ोगे तो आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, इम्पेशेंट नहीं होना, पेशेंस रखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाओ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो काफ़ी कुछ। हेट्रोट्रॉपिक मतलब एबेंडेंट नेचर तो होते हैं, इनका मेन रोल क्या होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, ये डिपेंड होते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म पे, अब वो चाहे डेड एंड डिकेइंग पार्ट हो और चाहे वो लिविंग पार्ट हो। जैसे अगर ब्रेड में अगर मान लो बैक्टीरिया लग गया, वैसे तो फंगस लगते हैं, तो क्या बैक्टीरिया नहीं लग सकते, लगते हैं, तो उन बैक्टीरिया को हम डिकम्पोजर बुलाएंगे। किसी एनिमल की डेथ हो गई तो उसमें बैक्टीरिया लग गए तो वो डिकम्पोजर है। लेकिन अगर किसी की बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया, जैसे आपकी किसी की बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया एंटर कर गया, ठीक है, निमोनिया का बैक्टीरिया एंटर कर गया, तो वो है क्या, वो पैरासाइट हो गया। वो क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। वो डिजीज़ भी काज करेगा। ठीक है, डिजीज़ कॉज भी कर सकता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमें प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, मिल्क से कर्ड बनाने में। ज़रा लिखना, आपको पता है ना मिल्क से कर्ड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, सब लोग को पता है। ठीक है, जिसको नहीं पता वो देख लेगा और आंसर लिखना कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में चेंज करने में हेल्प करता है। समझ में आया? तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का मतलब हो गया कि दे विल नॉट, अब तुम कहोगे सर ये तो मिल्क को कर्ड में चेंज कर रहा है, तो इसको हम ऑटोट्रॉपिक क्यों नहीं बुला सकते या कीमोसिंथेटिक क्यों नहीं बुला सकते। देखो एक्चुअली जैसे आपने मिल्क जो है एक मीडियम है, मिल्क में मीडियम है, मिल्क में आपने बैक्टीरिया को ऐड कर दिया, तो एक्चुअली मिल्क एक मीडियम है, वहाँ पे ये बैक्टीरिया अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस शो कर रहा है। ठीक है, जब वो मेटाबॉलिक प्रोसेस शो करता है तो मिल्क में जो कैस्केड मतलब जो कैसिन प्रोटीन होती है वही जो है कोएगुलेट होने लगती है और वो कर्ड बना लेती है। तो बैक्टीरिया के बॉडी में थोड़ा ना कोई केमिकल चेंज मतलब वो बन रहा है, वो तो वहाँ की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसकी हेल्प से वो मिल्क जो है वो किस में चेंज हो जा रहा है, कर्ड में चेंज हो जा रहा है। समझ में? इसीलिए हम इन बैक्टीरिया को ये नहीं कह सकते कि ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ये हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है, कहाँ पे किसी स्टूडेंट के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। दैट्स वाई आई एम टीचिंग इन द सेम, उसी वे में ही पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर होती जाए इन एट एवरी स्टेप। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बैक्टीरिया के बारे में। अब देखो पैथोजन मतलब क्या होता है, आपने ये वर्ड तो बहुत सुना होगा, पैथोजन। पैथोजन मतलब द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोज कैन कॉज डिजीज़, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काज करते हैं, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बुलाते हैं हम, पैथोजन। इसी से बना पैथोलॉजी टेस्ट। आपने सुना है ना, पैथोलॉजिकल लैब होती है, पैथोलॉजी टेस्ट होती है, जहाँ पे किसके बारे में स्टडी होती है, पैथोजन के बारे में स्टडी होती है। ठीक है, तो बायोलॉजी बहुत ईजी, अगर आपको किसी टर्म के बारे में नहीं पता तो अगर उसको थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो कंफर्म उसकी मीनिंग निकाल लोगे। आप कभी ज़ीरो नहीं हो सकते किसी भी फील्ड में। ठीक है, यू आर माई स्टूडेंट, आप मेरे स्टूडेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया खत्म हो गया। नाउ कम टू द एक और ऑर्गेनिज्म। इस ऑर्गेनिज्म के बारे में आपने 9th में पढ़ा था कि द स्मॉलेस्ट सेल ऑन द अर्थ इज़ PPLO। लार्जेस्ट सेल कौन सी है ज़रा लिखना। ठीक है, सब लोग को पता होगा लार्जेस्ट सेल कौन सी है, कमेंट बॉक्स में लिखना। तो माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है, मतलब स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हो गया अर्थ पर। ठीक है, अब देखो माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है। जैसे बैक्टीरिया माइनस सेल वॉल, अगर आप बैक्टीरिया में से सेल वॉल को माइनस कर दो तो कन्फर्म है बैक्टीरिया की साइज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता, इट हैज़ ओनली सेल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर केवल एक कवरिंग होती है, अंदर DNA होता है। ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म और राइबोसोम होते हैं इसलिए हम इसको वायरस की कैटेगरी में नहीं रखते। वायरस के पास भी एक बाहर प्रोटीन कोट होता है, अंदर DNA होता है। ये प्रोटीन कोट होता है और ये DNA होता है वायरस में। ठीक है, लेकिन इसके पास ना साइटोप्लाज्म होता है ना ही राइबोसोम होता है, तो उसको हम सेलुलर मशीनरी में कंसीडर नहीं करते। ठीक है, नहीं तो हम माइकोप्लाज्मा को भी क्या बुला सकते थे, वायरस बुला सकते थे, लेकिन इसके पास राइबोसोम भी होता है, इसके पास साइटोप्लाज्म भी होता है। दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था नोकॉर्ड एंड राउक्स, इन्होंने सबसे पहले इस ऑर्गेनिज्म को इसका कल्चर किया था। ठीक है, इसको निकाला था, और एक्चुअली एक कैटल थी, इसको निकाला, पता कहाँ से लगा था, एक कैटल थी उसको निमोनिया हुआ था, एक कैटल थी उसको निमोनिया हुआ था, तो वहाँ से इन ऑर्गेनिज्म के बारे में खोजा गया था, वहाँ से डिस्कवर हुआ था ये ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्ल्यूरो, देखो प्ल्यूरो मतलब होता है कि एक से ज़्यादा फॉर्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा, जैसे आप हैं, आप राम जी का भी रोल कर सकते हैं, आप सीता जी का भी रोल कर सकते हैं, आप रावण का भी रोल कर सकते हैं, तो आप क्या है, प्ल्यूरो हैं। प्ल्यूरो मतलब जिनका जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो सके। ठीक है, वो चेंज कर सकते हैं अपने आप को, तो उसको बोलते हैं प्ल्यूरो। और निमोनिया,
ठीक है, निमोनिया काज कर रहे हैं लेकिन ये ऑर्गेनिज्म क्या चेंज अपने आप को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ गया PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा डिस्कवर्ड फ्रॉम प्लूरल, देखो बताया ना, प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। तो निमोनिया लंग रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, तो प्लूरल फ्लूइड कहाँ होता है? लंग की मेम्ब्रेन में फिल होता है, जो फ्रिक्शन जो प्रोटेक्ट करता है लंग को। तो जब लंग में इन्फेक्शन हुआ तो प्लूरल फ्लूइड भर जाता है। उसी प्लूरल फ्लूइड को जब ऑब्जर्व किया गया, उसकी जब डायग्नोसिस की गई तो देखा गया कि इसमें तो एक ऑर्गेनिज्म है, और उसी का नाम क्या पड़ गया? PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया। तो माइकोप्लाज्मा क्या है? अब इसकी साइज़ वगैरह देख लो। इसकी साइज़ 0.1 माइक्रोमीटर, फिर मैंने यहाँ पे U लिखा है, इसको आप ऐसे बनाना, माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट सेल है। माइकोप्लाज्मा आर कॉल्ड प्लूरोमॉर्फिक बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। आउटर सेल वॉल होती नहीं, केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, और अंदर क्या होता है? राइबोसोम होता है, DNA होता है, और ये एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब अगर आप कोई एंटीबायोटिक खाओगे तो माइकोप्लाज्मा को वो किल नहीं कर पाएगी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का मतलब ये हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब ये डिजीज़ भी काज करते हैं। ठीक है, प्लांट में भी डिजीज़ काज करते हैं और एनिमल में भी डिजीज़ काज करते हैं। प्लांट में जो डिजीज़ होती है लिटिल लीफ डिजीज़ ऑफ ब्रिंजल, मतलब जो ब्रिंजल की लीफ है वो छोटी हो जाती है। डॉफ डिजीज़ ऑफ मलबरी, मलबरी जो होता है उसमें डॉफनेस आ जाती है। बंची लीफ ऑफ बनाना एंड पपाया, जो इनकी जो लीफ होती है वो बहुत ज़्यादा बंची हो जाती है। तो बंची होना एक डिसऑर्डर है, एक डिजीज़ है। ठीक है, एनिमल में निमोनिया, टिपिकल निमोनिया होता है, अभी आपने डिस्कस किया। यूरेथ्राइटिस, देखो जिस भी वर्ड के लास्ट में आइटिस आ जाए, ठीक है, यूरेथ्राइटिस, एपेंडिसाइटिस, TIS आ जाए, इसका मतलब है वो इन्फेक्शन है। तो यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होना यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्रा पता है ना, मेल में ट्यूब होती है जो यूरिन को कैरी करती है, तो यूरेथ्राइटिस अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। ये ह्यूमन की इनफर्टिलिटी भी काज कर सकता है, एबॉर्शन भी काज कर सकता है। और एनिमल में वही प्लूरोनिमोनिया, मतलब ये निमोनिया काज कर सकता है एनिमल में भी। तो ये डिजीज़ेज़ हो गई किसकी? माइकोप्लाज्मा से। समझ में आ गया? तो यहाँ तक आपने ये क्लियर कर लिया कि मोनेरा लगभग ख़त्म हो गया है। ठीक है, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक थोड़े बहुत होंगे, नहीं तो मोनेरा यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, आगे ख़त्म हो गया। मतलब आप जो है बस, अब देखो ये आपका होमवर्क है, आप यूज़फुल बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया की एक लिस्ट बना लो कि कौन कौन से बैक्टीरिया हमें यूज़फुल होते हैं, उनका सिग्निफिकेंट रोल होता है हमारी लाइफ में, और कौन से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं। हार्मफुल का मतलब हो गया वही डिजीज़, आप इसका चार्ट बना सकते हो, डिजीज़ का नाम और कॉजेटिव एजेंट, मतलब बैक्टीरिया कौन किस बैक्टीरिया से वो डिजीज़ होती है। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट हो गया और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा टू एक्सप्लोर दिस टॉपिक। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपने पहला किंगडम ख़त्म कर लिया, दैट इज़ मोनेरा। नेक्स्ट किंगडम आप पढ़ोगे प्रोटिस्टा। ठीक, अगर किसी को कोई डाउट होगा, कुछ और चीज़ें जाननी होंगी, हो सकता है आप कुछ पढ़ते हो तो आपको कुछ क्लियर ना होता हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, और पढ़ते रहो और मैक्सिमम शेयर करते रहो स्टूडेंट्स को। कल भी मैंने बोला था कि शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मेरा जो ये एफ़र्ट है ये लोगों तक पहुँच पाए। ठीक है, डिसेमिनेट हो पाए। तो आई एम एंडिंग द सेशन को एंड कर रहा हूँ विद दिस थॉट दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम, stay at your home, stay safe. Jai Hind, Jai Bharat, and don't forget to press the like button. Goodbye.